हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संगम युग में पार्ट नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने संगम युग के कुछ ही हिस्सों को पढ़ा था और उसे पार्ट नंबर 1 कहा था। तो अगर आप अभी तक हमारे हिस्ट्री के अदर पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके वीडियो को देख लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं संगम युग में पार्ट नंबर 2। तोल्कापियम तमिल व्याकरण है। ठीक है, तोल्कापियम क्या है? तमिल व्याकरण है और 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्य से लिखी गईं। इसमें तिरुवल्लुवार की, ध्यान देना है, तिरुवल्लुवार की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो तिरुकुरल किसकी रचना है? तिरुवल्लुवार की है। तमिल व्याकरण क्या है? लोकालपियम। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कंबन की इरामावतारम। ठीक है, कंबन की क्या है? इरामावतारम। ये किससे संबंधित है? रामकथा से संबंधित है। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अकम और दूसरा है पूरम। ठीक है, अकम और पूरम। अकम काव्य को, जो अकम काव्य है उसका मूल विषय है प्रेम प्रसंग। ठीक है, तो संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जबकि पूरम जो है वो युद्ध से संबंधित है। ठीक है, संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। तो संगम साहित्य से किस राज्य के बारे में पता चलता है? तो चोल, चेर एवं पांड्य। उत्तर पूर्व में ध्यान देना है, अगर हम ऐसे देखें तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, यानी कि ये उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो उत्तर पूर्व यानी कि ये वाला हिस्सा, उत्तर पूर्व में है चोल, दक्षिण पश्चिम यानी कि ये वाला हिस्सा, दक्षिण पश्चिम में है चेर तथा दक्षिण पूर्व में है पांड्य यानी कि ये वाला हिस्सा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में जो है वो पांड्य है। तो याद रखना है, उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। ठीक है, तो ये दिशाएं भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। ठीक है, तो ध्यान देना, संगम युग के समय सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। ठीक है, तो चोलों का राज्य किस नदी के बीच में स्थित था? तो पेन्नार एवं दक्षिण वेल्लारू नदी। इसका सबसे प्रतापी राजा था करिकाल। ठीक है, तो चोलों का सबसे प्रतापी राजा था करिकाल। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो ब्राह्मण, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो चोल शासक करिकल, जो कि ब्राह्मण का मतानुयायी था। पुहारपत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया था। पेरुनान्नुनपादे, ठीक है, पेरुनान्नुनपादे में कारिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ था? ठीक है, तो कौन था? तो करिकाल। संगम युग का दूसरा राज्य था चेरो। ठीक है, दूसरा राज्य था चेरो, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। ठीक है, आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा उदयनजिरल, ठीक है, ये लगभग 130 ईस्वी की बात है। उदयनजिरल चेरो का प्रमुख राजा था और नेंदुजिरल आदन 155 ईस्वी की बात है और सेन गुट्टुवन ये 180 ईस्वी में जो चेरो का प्रमुख राजाओं की श्रेणी में आते हैं। सेनु गुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, अधिराज की उपाधि सेनु गुट्टवन ने धारण की। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, तो पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को किसने समाज में प्रतिष्ठित किया था? अधिराज ने। और अधिराज की उपाधि किसने ली थी? सेन्नु गुट्टवन। संगम युग का तीसरा राज्य था पांड्यों का। ठीक है, संगम युग का तीसरा राज्य था पांड्यों का और ये किस दिशा में था? तो दक्षिण पूर्व में।
जो कावेरी के दक्षिण, ध्यान देना है, कावेरी के दक्षिण में स्थित था। तो पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था और इसकी राजधानी थी मदुरा। ठीक है, इसकी राजधानी थी मदुरा। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन, ठीक है, नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। तो पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली था नेंडुजेलियन। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान, ठीक है, संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता है। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे, ठीक है, नालवे कहा जाता था। तो नालवे क्या है? तो संगम युग में एक राज्यसभा है जो राजधानी में हुआ करती थी। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। ठीक है, तो राजा एक प्रमुख रोल निभाता था ब्राह्मण संप्रदाय में। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता है। ठीक है, तो पांड्य देश के या फिर पांड्य राज्य के न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? तो मन्नरम। चोरी तथा व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्युदंड एवं झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। ठीक है, तो भूमि कर के रूप में उपज का छठा भाग दिया जाता था और भूमि कर जो है वो नकद और अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। ठीक है, चूँकि भूमि का उपज का छठा भाग दिया जाता था लेकिन कभी कभी इसको बढ़ा भी दिया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली जाती थी। ठीक है, व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूली जाती थी। कब? पांड्य के समय में। सेना चतुरंगिणी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ एवं पैदल सिपाही सम्मिलित थे। देखो, अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही यानी 4 सम्मिलित होने के कारण जो सेनाएं थी वो चतुरंगिणी कहलाती थी। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्तियां बनाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ध्यान देना है, संगम काल में समय जानने के लिए किस घड़ी का? जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग का था। ठीक है, तो तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय आपको पता दक्षिण पूर्व में था। ठीक है, और सबसे पहले ब्राह्मणों का उदय संगम काल में ही हुआ था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था, यानी ब्राह्मणों की अगर कोई हत्या करता है तो वो सबसे बड़ा अपराधी होता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। ध्यान देना है, संगमकालीन में ब्राह्मण मांस भक्षण एवं सूरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान है। ठीक है, तो संगम युग में ब्राह्मणों के बाद किस वर्ग का स्थान है? वेल्लार वर्ग का। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। ठीक है, इसका मुख्य पेशा कौन सा था? कृषि कर्म। किसका? वेल्लार का। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता है। ठीक है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहते हैं? वेनिगर कहते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी में कुछ संगमकालीन अन्य वर्ग हैं, उसको भी बारे में जान लेते हैं। पुलैयन। ठीक है, पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करती थी, उसे क्या कहते थे? पुलैयन कहते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति हुआ करती थी। ठीक है, कब? संगम काल में। एनियर शिकारियों की एक जाति। मलवर जो है वो लूटपाट करने वाली जाति थी। ठीक है, तो ये संगम काल में कुछ अन्य भी जातियां हैं, आपको इन्हें याद रखना है। वेनिगर क्या थे? व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। वेल्लार कौन था? तो ब्राह्मणों के पश्चात सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था और इनका मुख्य कार्य था कृषि कर। ठीक है, अब आगे एक और लाइन है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। ध्यान देना है, संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी संगम साहित्य में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। तोल्काप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है। ध्यान देना, तोल्काप्पियम एक तमिल रचना है
ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दिया गया है। ठीक है, तो विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता किस रचना में मिली है? तो तोल्कापियम, जो कि एक तमिल रचना है। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रियों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार हैं। ठीक है, जो हिंदू धर्म में जो विवाह होती है उसके 8 प्रकार हैं। पहला ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीड़य कहा जाता है। ठीक है, तो प्रणय विवाह को पंचतीड़य भी कहते हैं। एक पक्षीय प्रणय को कैक्किड़य, ठीक है, कैक्किड़य, एक पक्षीय प्रणय को कैक्किड़य व अनुचित प्रणय को पेरुंदिड़य कहते हैं। ठीक है, पेरुंदिड़य। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्य तैयार किया जाता था। ठीक है, तो सांभर कैसे तैयार किया जाता था? चावल को दूध में मिलाकर। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे और संगम साहित्य में इन्हें पाड़र या विडायलियर कहते हैं। ठीक है, तो पाड़र और विडायलियर क्या होते थे? ऐसे लोग जो गायक, नर्तकी और ये लोग घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे, ये वह समूह था, पाड़र और विडायलियर। तमिल साहित्य में मच्चेलियर, ठीक है, तमिल साहित्य में मच्चेलियर एवं ओवैयर, ठीक है, मच्चेलियर एवं ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षित होती थीं, यानी पढ़ी लिखी होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। कौवे यानी कि कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों का आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराता था। इसी कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ कौवे को ले जाया जाता था। ठीक है, जो कि रास्ता बताता था या फिर अतिथियों के आने का बोध कराता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर, ध्यान देना, संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। ठीक है, किस काल में? संगम काल में। इन्हें वीरगल या फिर वीर प्रस्तर कहा जाता है। ठीक है, जब समाधियों के पास पत्थर गाड़ा जाता है तो उसको वीरगल या फिर वीर प्रस्तर कहा जाता है। किस काल में? संगम काल में। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। ठीक है, संगम काल में किसानों को वेल्लार, ध्यान देना है, किसानों को क्या कहते हैं? वेल्लार, तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता है। ठीक है, संगम काल में किसानों को क्या कहते हैं? वेल्लार कहते हैं, और इनके प्रमुखों को क्या कहते हैं? वेलीर कहा जाता है। संगम साहित्य में पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग में महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। ठीक है, संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें हम कौडैशिवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कौडैशिवर कहते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे संगम साहित्य में विभिन्न वर्ग के समुदायों के लोगों की अलग अलग नाम है उनके व्यवसाय के आधार पर। तो ये चीज़ें आपको एक बार दोहरानी पड़ेंगी, तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से करके देख लेना, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण था उनका सुविकसित उद्योग वस्त्र। ठीक है, तो चोल क्या थे? उद्योग वस्त्र करते थे जो कि सुविकसित थी। पांड्य राज्य में कोरकोई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो संगम साहित्य में, यानी संगम साहित्य की बात करें या फिर पांड्य राज्य की बात करें, तो कोरकोई, सालियूर और चेर में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकोई जो है वो मोती खोजने का प्रमुख पंतन था। ठीक है, कोरकोई मोती खोजने का प्रमुख पंतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित है। ध्यान देना है, कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किमी दक्षिण में स्थित अरिकमेंडू, ध्यान देना है, अरिकमेंडू चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो पांड्य वंश आपने देख लिया, चेर वंश देख लिया, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था अरिकमेंडू। अब इसकी स्थिति कहाँ है? तो कोरोमंडल तट पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। यानी संगम साहित्य में रोम के साथ व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो अरिकमेंडू, जो कि चोल वंश में सम्मिलित है। ठीक है, और आपको पता है
चोल वंश आपका कहाँ था? दक्षिण पश्चिम में। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। ठीक है, तो भारत में विशाल रोमन बस्ती कहाँ पाया गया है? तो चोल वंश में, यानी कि अरिकमेंडू से पाया गया है। कब? 1945 में खुदाई से। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था, ध्यान देना है, मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेंडू को पेडोग कहा जाता है, ध्यान देना है, पेरिप्लस में अरिकमेंडू को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस, ध्यान देना है, संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। कौन था ये? तो हिप्पोलस एक नाविक था जो कि समुद्र को सीधे पार कर सकता था मानसूनी हवाओं के सहारे। तमिल देश का एक प्राचीन देवता मुरुगन, ध्यान देना है, तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। ठीक है, मुरुगन का ही नाम क्या है? सुब्रमण्यम है। स्कंद कार्तिकेय, ध्यान देना, स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। ठीक है, तो हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय कौन है? शिव पार्वती का पुत्र। स्कंद का नाम कुमार, स्कंद का नाम कुमार भी है। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। ठीक है, तो जो मुरुगन था जिसको बाद में सुब्रमण्यम कहा गया, उसका तमिल भाषा में शब्द अर्थ जो है वो क्या है? कुमार है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है, ध्यान देना है, मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा इसके विषय में यह मान्यता है कि उसे पर्वतों पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। ठीक है, तो मुरुगन को पर्वतों पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। ठीक है, मुरुगन का अस्त्र क्या था? बर्छा था। कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में से माना जाता है। ठीक है, तो कुरवस नामक एक पर्वतीय जनजाति थी जिसमें एक स्त्री को मुरुगन की पत्नी माना गया है। ठीक है, अगला लाइन देखते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। ठीक है, एक मिनट, यहीं पर हमारा जो है ये पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, संगम साहित्य, और अगला जो है वो गुप्त साम्राज्य है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गुप्त साम्राज्य के साथ।